हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि यहाँ पर पैटर्न चेंज किया है जेके बॉस ने, सीबीएसई पैटर्न लाया है। तो आपको जो पहले 20 जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे। तो उनके लिए आपके लिए मैंने सभी चैप्टर जो भी आपको 12th क्लास में सभी चैप्टर्स हैं वहाँ से एमसीक्यू लाए हुए हैं मैंने। तो इसका बेनिफिट क्या है, एक तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये अबाउट 60 एमसीक्यू हैं वेदांत सर, आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्टली यही एमसीक्यू हो सकते हैं क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सभी चैप्टर से लाए हुए हैं। सेकंड बात ये कि अगर आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देना है तो वहां पर इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आगे पॉलिटिकल का इंटरेस्ट है, तो पॉलिटिकल अच्छा लगता है, आगे आपको पॉलिटिकल लेके जाना है, तो आप कोशिश करिए कि आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल साइंस का कोर्स पकड़ें। इसमें क्या होगा, आपको 5 साल में डायरेक्ट आपका पीजी हो जाता है। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, उसमें आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं 60 एमसीक्यू होते हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस से लिए जाते हैं, एक 11th और 12th में। तो यहाँ पर मैंने 12th के जो एमसीक्यू हैं वो आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सभी एमसीक्यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल, नोटिफिकेशन, गेस्ट पेपर सब कुछ लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट है पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। अब इनमें से कौन सा रॉन्ग है, जो बाकी हैं सभी राइट हैं। इससे आपको यहाँ पर कोल्ड वॉर की डेफिनेशन भी बन जाती है जो राइट है। तो सभी जो ग्रीन यहाँ पर मैंने रखा है वो राइट आंसर के लिए रखें। तो इसका जो टोटल डी पार्ट तक है आप देख सकते हैं, इट वाज अ कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। बिल्कुल सही है, ये इनका यही था कोल्ड वॉर में, यूएस और सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर का। इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स। बिल्कुल। इट ट्रिगर्ड ऑफ इन आर्म्स रेस, यहाँ पर विदाउट आर्म रेस थी, यहाँ पर ट्रिगर्ड ऑफ इन आर्म रेस थी, यहाँ पर किसके पास ज्यादा तैयार है वो। द यूएस एंड यूएसआर वेयर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर, ये फॉल्स है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर यही है कि ये फॉल्स है, ये कोई डायरेक्ट वार नहीं थी। सेकंड आप देख सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं आता। तो 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो नाम के वो यहाँ पर दिए हैं, एक नहीं है। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर है जो यहाँ पर नॉन अलाइन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसा कि बाकी जो इनेबलिंग न्यूली डिक्लोनाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, नो टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस है, ये बिल्कुल नॉन अलाइन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये भी ऑब्जेक्टिव है नॉन अलाइन मूवमेंट का। जो नहीं है वो है फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज, ये इसका राइट आंसर है। जैसे हम थर्ड आंसर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स कुछ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें जो अलायंसेज हैं कुछ टेरिटरी के, तो सुपर पावर के, वो उनका ट्रू फॉल्स दिखाना है, ये सही है ये गलत है। तो इसके ये 4 पार्ट दिए हैं, इनके अलग 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको यहाँ पर किसी के बारे में भी यही दिए होंगे। अगर आपने ये अच्छे तरीके से देखा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड फॉर सुपर पावर, ये राइट है, बिल्कुल देते थे। मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, तो बिल्कुल देते थे। फॉर एग्जाम्पल जो बंदे यूएसए के थे, वो जो मेंबर कंट्री थी यूएसए की, वो यहाँ पर इनको भेज देती थी, उनकी आइडियोलॉजी पर काम करते थे, मिलिट्री स्ट्रेटजी देते थे। व्हेन ए नेशन अटैक एनी मेंबर कंट्री, इट इज कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल मेंबर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 कंट्री है इसकी यूएसए की, तो यूएसआर उनमें से किसी एक पर भी अटैक करता है तो समझो ये सब पर अटैक हुआ है, ये ऐसा होता था, बिल्कुल सही है। सुपर पावर असिस्ट ऑल द मेंबर कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन्स, ये फॉल्स है। सुपर पावर ने कभी ये नहीं कहा सभी मेंबर कंट्रीज को कि आप क्या करो, डेवलप करो न्यूक्लियर वेपन्स, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज यूएसएसआर स्टैंड फॉर। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है वो मैंने दी हुई है आपके लिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सेकंड जो बाकी रखी है, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रीजन। तो रीजन इसी तरीके से आपको मतलब दिखाने के लिए होंगी ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपका जो राइट आंसर है वो ए पार्ट है। व्हेन डिड नाटो कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये कब बना, जून 1949, अप्रैल 1950, अप्रैल 1949 या जून 1950। तो इसका राइट आंसर जो है वो है जून 1949। व्हेन डिड वार्सा पैक्ट
कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो वारसा पैक्ट कब हुआ, यहाँ पर 1955, 1956, 1957 या 1958। जो इसका राइट आंसर है वो है 1955। मेंशन द पीरियड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार। तो यहाँ पर मैंने इजी बता दिया है, इसका कोई एमसीक्यू नहीं बनाया, वरना 2-3 इसके भी बन जाते। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ, 1914 कब एंड हुआ, 1918 में। सेकंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ, 1939 कब एंड हुआ, 1945 में। तो ये फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार की डेट्स थी। क्वेश्चन नंबर 8, which among the following statement that describe nature of Soviet economy is wrong। अब इनमें से कौन सी जो है इसमें रॉन्ग है। सोशलिज्म वाज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, ये बिल्कुल सही है। स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंटेन्ड बाय द स्टेट, ये भी सही है। पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, ये गलत है। सोवियत इकोनॉमी में पीपल जो है वो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं एंजॉय कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9, which among the following is not outcome of the disintegration of USSR। अब इनमें से कौन है। end of ideological war between USA and USSR, birth of CIS, change in the balance of power in the world order या crisis in the Middle East। तो इसका जो है बाकी सब थे, मतलब इनमें से आए सभी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से नहीं हुआ है वो क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, वही इसका आउटकम नहीं है यूएसआर की वजह से। बाकी सब की वजह से यहाँ पर यूएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन विच आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सोशलिस्ट। आपको बाकी ऑप्शन भी हो सकते हैं मगर ABCD तक, तो यहाँ पर जो इसका आपको राइट आंसर है वो सोशलिस्ट ही है। व्हेन डिड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 1917, 1919, 1921। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1917। तो जो रेवोल्यूशन हुई है रशिया में तो वो हुई है 1917 में। When did the Berlin Wall fall? ये यूएसआर की जो बड़ी वॉल थी, नवंबर 1990, नवंबर 1989, अक्टूबर 1989, अक्टूबर 1990। जो इसका राइट आंसर है वो है नवंबर 1989 में फॉल हुई है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, यहाँ पर एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने लाए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमनी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर ये माइंड में रखें जो आपकी ABC पार्ट है ये करेक्ट है। द वर्ल्ड इम्प्लाइज द लीडरशिप आर प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट, बिल्कुल ये ह्यूमनी का राइट है। इट वॉज यूज टू डिनोट द प्रोडोमिनेंस ऑफ एथेंस इन द एंशिएंट ग्रीस, ये भी सही है। द कंट्री हैविंग ह्यूमनिक पोजीशन विल पॉजेस अनचैलेंज मिलिट्री पावर, ये भी सही है। अब जो फॉल्स है वो है ह्यूमनिक पोजीशन इज फिक्स्ड, वंस ह्यूमनी ऑलवेज ह्यूमनी। अब एक बार जो ह्यूमनी है तो वो बार बार तो रहेगा नहीं, इसलिए ये रॉन्ग है। Which among the following statement is wrong about the contemporary world order? इनमें से कौन सा रॉन्ग है contemporary world order में। There is an absence of world government which could regulate states behavior, ये बिल्कुल सही है। contemporary world order में ये है। The US is the predominant player in the world affairs, ये भी सही है। States which violate international law are several punished by the UN, ये भी सही है। States are using force against one another, ये ही इसमें world order में wrong है, wrong statement यही है। Which among following statement is wrong with regard to Operation Iraqi Freedom? तो इनमें से कौन सा wrong है। More than 40 countries joined in the US-led coalition for the willing to invade Iraq, बिल्कुल यहाँ पर 40 countries ने ज्वाइन किया था US के साथ ताकि इराक को क्या करें, इन्वेड करें। The reason given for invading Iran was to prevent from developing weapons of mass destruction। यहाँ पर रीज़न क्या रखा था, हम इराक को किस वजह से बचा रहे हैं। वो कह रहे थे कि जो इराक है वो क्या कर रहा है, मास डिस्ट्रक्शन, लोगों को मारने के लिए कुछ वेपन डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से लोग मर सकते हैं बहुत ज़्यादा। द एक्शन वाज टेकन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ UN, बोल रहे हैं यहाँ पर एक्शन तभी लिया गया जब UN से पहले अप्रूव किया गया। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि UN से कोई भी अप्रूवल नहीं मिला था। द US-led coalition did not face major resistance from the Iraqi forces, ये भी सही है। Mention the period of beginning of US hegemony, यहाँ पर US का दबाव कब स्टार्ट हुआ था। 1991 में US का दबाव स्टार्ट हुआ गया था क्योंकि USSR वहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो गई थी, अब सिर्फ US ही बचा था, तो 1991 में इसका स्टार्ट हो गया था। बाकी जो है ऑप्शन वो रॉन्ग है। What is mean by 9/11? 9/11 के बारे में आपने सुना होगा, बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि 9/11 है क्या। पहली बार 9/11
अब 9 यहाँ पर 9 है, 11th मंथ अगर जोड़ें तो वो हो जाएगा 9 नवंबर। 9 डेट मंथ देखें तो ये सितंबर है, 11 डेट है। तो यहाँ पर हमारी जो डेट होती है वो पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, तो उसके हिसाब से 9 नवंबर बनता है। तो बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 नवंबर को टिक करके लगा सकते हैं 2001, मगर ये जो है पहले मंथ है 9th वो है सितंबर, ये सितंबर 11 2001 है इसका राइट आंसर, सितंबर 11 2001, इसको ध्यान में रखना, बाकी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WMD? WMD की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? वायर्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डेंजर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो WMD की फुल फॉर्म है। यहाँ पर कुछ दी हुई है स्टेटमेंट्स, आपको बतानी है करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है। इट वाज डिक्लेयर्ड, यहाँ पर इमरजेंसी के रिगार्डिंग है यहाँ पर। इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1975 बाय इंदिरा गांधी, बिल्कुल इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी इमरजेंसी। इसको आपको डिफरेंटली एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ये किसने डिक्लेयर की थी, इंदिरा गांधी ने। कब की थी? 1975 में। क्या? इमरजेंसी। इट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल यहाँ पर सस्पेंड हो जाते हैं सभी फंडामेंटल राइट जब इमरजेंसी हो। इट वाज प्रोक्लेम्ड ड्यू टू डिटरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन, तो यहाँ पर यही फॉल्स है। ये कब क्यों हुई थी? ड्यू टू डिटरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन, ये फॉल्स, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर उसकी वजह से नहीं हुई थी। मैनी अपोजिशन लीडर वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, बिल्कुल सभी को अरेस्ट कर दिया गया था, ये करेक्ट है। CPI सपोर्टेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, बिल्कुल CPI सपोर्ट करती थी यहाँ पर, तो ये करेक्ट है। फाइंड ऑड वन आउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पर जो इनमें से ऑड है। द कॉल फॉर टोटल रिवोल्यूशन, बिल्कुल। द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, बिल्कुल। द इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट, द फाइंडिंग ऑफ शाह कमीशन रिपोर्ट, द नेक्सलाइट मूवमेंट, जो यहाँ पर है वो ऑड वन यही है, नेक्सलाइट मूवमेंट इनमें नहीं आती, वो डिफरेंट है। इन विच ईयर 5th जनरल इलेक्शन टू लोकसभा हेल्ड, तो 5th जनरल इलेक्शन लोकसभा का कब हुआ था? 1971 में ही हुआ था, बाकी जो ऑप्शन है इसके रॉन्ग हैं। व्हेन वाज इमरजेंसी इम्पोज्ड, कब हुई थी इमरजेंसी? 20 जून 1975, 25 जून 1975, 20 जुलाई 1975, 25 जुलाई 1975, इसका राइट आंसर जो है 25 जून 1975 है। Which of the statement are true about globalization? अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से राइट कौन सी है ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग? Globalization is purely an economic phenomena. Globalization began in 1991. Globalization is the same thing as westernization. D part, globalization is a multi-dimensional phenomena. तो इसका राइट आंसर यही है, globalization is multi-dimensional phenomena. द एशियन वेट, इसके बारे में यहाँ पर रिफ्लेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ एशियन मेंबर, ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन एमंग एशियन मेंबर दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर एशियन के बारे में बताया गया, ये क्या है? एक इंटरेक्शन एमंग जो एशियन के मेंबर्स हैं उनके बारे में आपस में, ताकि क्या करें, इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव रहें, इंटरेक्शन जो इनका आपस में हो उसको हम बोलते हैं एशियन वेट। बाकी इनमें से रॉन्ग आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड इन ओपन डोर पॉलिसी, तो यहाँ पर चाइना ने ही अडॉप्ट की थी ओपन डोर पॉलिसी, बाकी जो है वो यूरोपियन यूनियन, जापान और USA इसके फॉल्स हैं। राइट आंसर है यूरोपियन चाइना। व्हाट डज एशियान स्टैंड फॉर, एशियान जो है उसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अमेरिकन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशन, जो इसका राइट आंसर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यही इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर द यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड, यूरोपियन यूनियन कब बनी थी, एस्टैब्लिश हुई थी? 1990, 1992, 1991, 1989, इसका राइट आंसर जो है वो है 1992। When did China get independence, तो कब ली थी? 1949 इसका राइट आंसर है, 1949 ही में चाइना ने इंडिपेंडेंस ली थी। Which among the following statement about the partition is incorrect? पार्टीशन के रिगार्डिंग इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? पहला, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर इसके आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ये टू नेशन थ्योरी ही है। पंजाब एंड बंगाल वेयर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बिल्कुल यहाँ पर पंजाब और बंगाल को रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड किया गया था।
ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वेयर नॉट कॉन्टिग्यूस। अब यहाँ पर ऊपर मैं आपको बताऊँ, पंजाब एंड बंगाल वेयर टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यहाँ पर पंजाब, जो बड़ा पंजाब है, यहाँ पर आधा जो है पाकिस्तान के पास है, जैसे लाहौर वगैरह एरिया पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में आती है। यहाँ पर इस साइड जो पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया में जो पंजाब है, यहाँ पर जो सिख बाकी वगैरह रहते हैं, ये भी रिलीजन के बेसिस पर आधा बांटा, आधा पाकिस्तान को आया था यहाँ पर। और जो बचा बंगाल, जो हम बंगाल है यहाँ पर, वेस्ट बंगाल, साथ में जो एरिया बांग्लादेश, इन दोनों को आपस में क्या किया, बांटा हुआ था, तो उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर पंजाब और जो यहाँ पर बंगाल है, उनको दो प्रोविंसेस हैं, उनको किसके बेसिस, रिलीजन के बेसिस डिवाइड किया गया था। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वेयर नॉट कॉन्टिग्यूस, यहाँ पर ये भी ठीक है। द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूड ए प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। तो पार्टीशन के बारे में यही इनकरेक्ट है, ये कोई स्कीम नहीं थी, ये बोल रहा है ये स्कीम थी पार्टीशन, जिसमें यहाँ पर प्लान किया गया कि हम पॉपुलेशन को ट्रांसफर करें अक्रॉस द बॉर्डर, तो ये कोई स्कीम नहीं थी, ये फॉल्स है। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स कंसिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के टाइम पे टोटल कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारे पास 565 ही है, ये आप याद रखना, 500, 525, 400 नहीं है। तो प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर प्रिंस राज करता था पहले, तो उनको प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो जहाँ पर प्रिंस जो है वो यहाँ पर स्टेट्स में राज करता था, टोटल थी 565 ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। Whose speech was known as Tryst with Destiny, यहाँ पर कौन सी किसकी स्पीच है, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या पीटी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लाल की जगह लाए हो चुका है, तो लाल ही है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है पीटी जवाहरलाल नेहरू, उसी की स्पीच को यहाँ पर ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। What was the slogan of Indira Gandhi during the elections of 1971? No corruption, हिंदू मुस्लिम, गरीबी हटाओ, या कुछ नहीं। तो जो उसका 1971 में जो स्लोगन था वो था गरीबी हटाओ, जो अभी तक हटी नहीं है। नेम द लीडर्स हु गिव फॉलोइंग स्लोगन, जय जवान जय किसान, ये किसका स्लोगन था, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोदी या मनमोहन सिंह। तो ये जो स्लोगन है ये था लाल बहादुर शास्त्री का, गरीबी जय जवान जय किसान। Which among the following statement about South Asia is wrong? All the countries in South Asia are democratic, यही wrong है, बाकी सभी सही हैं। अब जो सही है राइट हैं उनके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि वो अलग ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बांग्लादेश एंड इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन रिवर वाटर शेयरिंग, बिल्कुल एग्रीमेंट किया हुआ है। साफ्टा वाज साइंड एट द 12th SAARC समिट इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है साफ्टा कब साइंड हुआ, अब यहाँ पर आप बता सकते हैं 12th SAARC समिट में। अब यहाँ पर पूछ सकते हैं 12th SAARC समिट में क्या हुआ, तो आप बोल सकते हैं साफ्टा साइन हुआ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। द यूएस एंड चाइना प्ले इन इन्फ्लुएंशियल रोल इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, तो बिल्कुल ये भी राइट है। रॉन्ग जो था वो ऊपर था ए पार्ट, ऑल द कंट्रीज इन साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 35, द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम साफ्टा कहते हैं, वाज साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ SAARC इन द ईयर। जो साफ्टा है उसके बारे में बात करेंगे, वो है क्या। यहाँ पर आपको अलग क्वेश्चन बन सकता है, साफ्टा साइंड हुआ कब, वो 2004 में हुआ, वही क्वेश्चन हमने अब नीचे लाया। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा वाज साइंड बाय द मेंबर ऑफ SAARC इन द ईयर 2004 में हुआ, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। What was the former name of श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, श्रीलंका, 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 मद्रास, क्या था यहाँ पर, सेलून, सैलून, कुछ ऐसा नाम था। सी पार्ट इसका राइट आंसर है। What does SAFTA stand for? अब साफ्टा जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट। तो बाकी जो ये जो है इसका मेन राइट आंसर यही है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट ही है। बाकी जो है यहाँ पर रॉन्ग है, साउथ एशियन फ्री टैक्स एरिया एग्रीमेंट, साउथ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एक्ट एग्रीमेंट, ये फॉल्स है। एक राइट आंसर है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के बारे में यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, अब इनमें से हमें बताना है गलत कौन सा है। तो अगर हमें पता होगा सही कौन से हैं तो अभी हम बताएंगे गलत कौन सा है। तो पहले हम सही देखते हैं। चिपको मूवमेंट वाज एन एनवायरमेंटल मूवमेंट टू प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, बिल्कुल चिपको मूवमेंट जो थी वो तब जहाँ पर पेड़ ताकि ना काटा जाए, दरख्त ना काटे जाएं,
उसके बारे में यहाँ पर जो मूवमेंट है वो फैली थी यहाँ पर उत्तराखंड में। रेज क्वेश्चन फॉर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल सही है। वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म स्टार्टेड बाय द वुमेन, तो अल्कोहलिज्म के बारे में यहाँ पर मूवमेंट नहीं थी, यही फॉल है। चिपको मूवमेंट कोई अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट नहीं थी। डिमांडेड दैट लोकल कम्युनिटीज शुड हैव कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल ये भी सही है। डिमांड चिपको मूवमेंट में डिमांड करते थे जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स पर कंट्रोल करें, थोड़ा ध्यान से चूज करें। दलित पंथ वाज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित यूथ टू बी फॉर्मेड इन, जो दलित पंथर्स थी, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक थी दलित यूथ की, शायद मुंबई में थी, ये सही तरह याद नहीं, तो ये कब स्टार्ट हुई, कब हुई थी, बनी थी, तो ये हुई थी 1972 में। बाकी जो भी ऑप्शन आपको होगा वो रॉन्ग होगा, कोई भी ऑप्शन आ सकता है साथ में। राइट आंसर है 1972। द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, अब चिपको मूवमेंट के बारे में तो हमने पढ़ा, मगर ये स्टार्ट कब हुई, ये हुई थी 1973। बाकी जो इसके ऑप्शन होंगे, बाकी जो साथ में आएंगे वो होंगे रॉन्ग। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1973, यही राइट आंसर है। Which of these statement about the Bombay plan is incorrect? बॉम्बे प्लान के बारे में आपको पता होगा तभी आप इनकरेक्ट बताओगे, पहले तो राइट पता होना चाहिए। इट इज सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, बिल्कुल सही, ये बॉम्बे प्लान यही था, इसमें सपोर्ट करते थे ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। इट वाज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल। इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग, बिल्कुल। इट वाज ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियज इकोनॉमी फ्यूचर, यही गलत है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था इंडियन इकोनॉमी फ्यूचर का, तो इसमें से इनकरेक्ट यही है बॉम्बे प्लान का। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी? प्लानिंग, लिबरलाइजेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सेल्फ सफिशिएंसी। लिबरलाइजेशन जो है वही एक आइडिया है जो डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कोई अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी में नहीं था, वही बाद में आए थे जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तो ग्लोबलाइजेशन का ये एल है, लिबरलाइजेशन। Who is present Secretary General of the United Nation? तो आप यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आपको हो सकते हैं कि आपका जनरल सेक्रेटरी जो है प्रेजेंट कौन है। एंटोनियो गैटर्स जो है वो ही है, बाकी बन की मून इससे पहले था, कोफी एनन उससे पहले था, नन में बात नहीं, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर है। Which political party laid emphasis on the idea of one party, one culture and one nation? अब ये किसका है आइडिया, वन पार्टी वन कल्चर वन नेशन, वो बीजेपी का यही है, वन पार्टी वन कल्चर वन नेशन, बाकी किसी का नहीं है। आपको बाकी ऑप्शन साथ में आ सकते हैं मगर इसका राइट आंसर बीजेपी है। मेंशन द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो है पीस और सिक्योरिटी को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 51। तो यहाँ पर ये आता है किसमें, एक सेकंड, आर्टिकल 50, आर्टिकल 52, आर्टिकल 49 ये नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 51 ही है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यही आता है, तो इसमें जहाँ बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर प्रमोट किया जाता है आर्टिकल 51। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया कब किया था, 1974 में किया था। बाकी जो ऑप्शन होंगे रॉन्ग होंगे, आपको याद रखना है करेक्ट वाला। 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था इंडिया ने। What does the UNEP stand for? UNEP का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट पार्ट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यही राइट आंसर है, इसका आंसर यही है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इकोलॉजिकल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ईस्टर्न प्रोग्राम, ये बाकी रॉन्ग है। इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आपके ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आपको इनको मिल सकते हैं अबाउट 20 मार्क्स के क्वेश्चन अबाउट, तो मोस्टली यहाँ पर यही से क्वेश्चन होंगे क्योंकि मैंने कोशिश की थी सभी चैप्टर से आपको लाने के लिए। तो यहाँ पर आपको 47 क्वेश्चन है। तो अगर इसका PDF फाइल चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी है, नहीं तो यहाँ पर आपको लिंक दी हुई है www.jkstudymaterial.com, यहाँ पर आप विजिट करके इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी DAANISH, यहाँ पर ये वाली लाइन RZAKO फिर लर्न, यहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी आंसर दूंगा जो आपकी कन्फ्यूजन हो। तो ये था इम्पॉर्टेंट वीडियो पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग। बाकी और वगैरह मैं लाता रहूँगा आपके लिए स्टडी मटेरियल। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।